स्वागत है आप सभी प्यारे भाई बहनों मित्रों का आर.के. ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। अगला सेशन हमारा आज का स्टार्ट किया जाता है और हम लोग देखते हैं कि आज पिछले सेशन में हम लोगों ने सर्वनाम को परिभाषित किया, सर्वनाम को पढ़ा और सर्वनाम के बारे में हम लोग जाने कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम किसे कहा जाता है और सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जिसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझे थे कि ऐसा विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को कितने प्रकार से जाना जाता है, तो अगर यह पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, और पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है तो हम लोग आराम से बता सकेंगे सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होगी। तो सर्वनाम की कुल संख्या जो होती है वो 11 होती है। और सर्वनाम के भेद की बात करेंगे तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, है ना। जिसमें हम लोग इसका चर्चा किए थे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके साथ में संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार की हम लोग चर्चा किए थे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सेशन में हम लोग आज शुरू करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम से। और आज सभी प्रकार के सर्वनाम को हम लोग भलीभांति तरीके से पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से जानेंगे, और यह भी देखेंगे कि इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे देंगे। विशेष करके यूपी टेट की परीक्षाओं में या सुपर टेट की परीक्षा में या वनडे की परीक्षा में, अर्थात पुलिस की परीक्षा हो गई, लेखपाल की हो गई, दरोगा की हो गई, इसमें ये सब जहाँ पर हिंदी विषय को इंक्लूड किया जाता है वहाँ इसके प्रश्न बहुत ही बारीकी तरीके से पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही सरलता से हम लोग उत्तर इसकी सफलतापूर्वक दे भी लेंगे यदि इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और आराम से अगर इसके चिन्हों को हम जानते हैं कि कौन सा चिन्ह आने पर या एक तरह से कौन सा शब्द आने पर हम लोग कह सकेंगे कि यह कौन सा सर्वनाम है, तो बड़े आराम से हम लोग इसको कैच कर सकेंगे। आइए इसको हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की, और पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है, इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम में किसका किसका जो है विशेष स्थान होता है, आइए देखते हैं लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज हमारा पहला भेद होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की हम लोग चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ कहाँ होता है, तो अगर देखिए पूछेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से इसमें होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग प्रकार में मैंने आपको बताया ना कि अगर प्रकार पूछेगा तो केवल इसमें कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, मैं तू, मैं और तू, इसके 2 ही प्रकार होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 लोग विशेष तौर पर आते हैं, जिसमें वक्ता होता है, श्रोता होता है तथा अन्य कोई तीसरा व्यक्ति होता है, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और यह पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं 3 भेद होते हैं इसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। एकदम आराम से आप पहचानिए इसको कि उत्तम पुरुष का मतलब होता है, उत्तम का तात्पर्य मुझसे उत्तम कोई नहीं है, मुझसे उत्तर इस संसार में कोई नहीं है। मुझसे का मतलब मैं हो गया, मुझको हो गया, मुझसे हो गया, मेरे से हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। मध्यम पुरुष का तात्पर्य होता है कोई दूसरा व्यक्ति जो सामने बैठा हो। आप इसका तुरंत क्या कीजिए कि जब समझ में ना आए तो तुरंत समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ, तो मुझसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं, मैं ही उत्तम हूँ, मैं ही क्या हूँ, उत्तम हूँ। तो जब मैं उत्तम हूँ तो मैं आने पर उत्तम पुरुष हो जाएगा। तू कौन है, अगर हम दूसरे से प्रश्न करें तुम कौन हो, तू, तुम, तुझको, तुमसे, तुमसे, तुझसे, अगर यह शब्द आ जाए तो मध्यम हो जाएगा। जब हम व्यक्ति सामने रख करके किसी को बात करें तो सामने रख करके बात करने पर हमेशा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। अन्य पुरुष जो आपके सामने मौजूद ना हो, जो आपके सामने मौजूद ना हो, वही क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। जैसे हम लोग किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें जो हमारे सामने ना बैठा हो, तो हम कहेंगे वह, उसको, उससे, उनसे, है ना, हमारी उनसे वार्ता हुई थी, तो हमारी उनसे वार्ता हुई थी तो मतलब वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो ऐसे स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐसे स्थान पर अन्य पुरुष हो जाएगा। आइए हम लोग इस पर देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप परिभाषा को नोट कर लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा, तो ध्यान रखिएगा जिसमें वक्ता, वक्ता का मतलब बोलने वाला, कहने वाला, श्रोता
तथा अन्य तीसरा, तथा क्या, तथा अन्य तीसरा भी मौजूद हो, तथा अन्य तीसरा व्यक्ति या वस्तु आते हैं, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो वहां क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, जहां पर ये तीन मौजूद हो, मतलब वक्ता भी हो, श्रोता भी, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला, अन्य का मतलब कोई और, है ना। तो जहां पर ये तीन एक साथ मौजूद हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की भेद की बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर इसकी देखिए, सबसे पहली बात, अगर इसके हम चिन्ह की बात करें, अगर हम बात करें कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार की बात करेंगे तो इसके दो प्रकार होते हैं। और दो प्रकार के कौन से चिन्ह होते हैं, तो दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, मैं और क्या होता है, तुम। ठीक है, अब प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसमें चिन्ह दिया रहेगा मैं और तुम। तो मैं तुम या होने पर क्या हो जाएगा, हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। या तो मैं उत्तम या तो तुम उत्तम, इसके अलावा कोई नहीं उत्तम, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भेद की अगर हम बात करें कि इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा भेद इसका क्या हो जाता है, अन्य पुरुष। तो यह तीन प्रकार के हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा क्या हो जाता है, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर भेद से पूछे जाए, ये देखिए आपका पूछा भी गया है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम है, चौथा विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आप उपरोक्त सभी लगाएंगे। उत्तम पुरुष भी किसका है, पुरुषवाचक सर्वनाम का। मध्यम पुरुष किसका है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। अन्य पुरुष किसका है, तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का है। इस प्रकार से इसके तीन भेद हैं। आइए हम चर्चा करते हैं उत्तम पुरुष की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या नोट कर रहे हैं तो नोट्स इसका बनाते रहिए। आइए हम लोग ध्यान देते हैं उत्तम पुरुष को। रविवार को आप लोगों का लाइव क्लास होगा, लाइव सेशन होगा। टाइम इसका हम YouTube पे डाल देंगे, संभवतः शाम का समय होगा, करीब 7 या 7:30 के आसपास। इस समय लाइव क्लास चलेगा आपका हिंदी का, एक क्लास पूरा। तो जो भी आप लोग इच्छुक हैं, आप लोग लाइव क्लास में लाइव सेशन जरूर लेंगे। इसमें आपके हम कमेंट भी देखेंगे। जो भी जहाँ भी आप लोगों को समस्या है उसकी तत्काल उसका निवारण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो रविवार को इस बार आप लोग तैयार रहिएगा। इस बार आप लोगों का रविवार को ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तम पुरुष। पहला आपका हो जाएगा क्या, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अगर हम चिन्हों की बात करेंगे कि उत्तम पुरुष कहाँ कहाँ पर होगा, तो याद रखिएगा उत्तम पुरुष का तात्पर्य होता है, इसमें केवल 3 लोग आते हैं। एक वक्ता आते हैं, एक शिक्षक आते हैं और तीसरे कौन आते हैं, लेखक। उत्तम पुरुष के अंतर्गत 3 लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं, वक्ता जो केवल बोल सकता है, सुनता नहीं। जब वक्ता बोलना शुरू करता है तो सुनने वाले दूसरे होते हैं। श्रोता यहाँ पर मध्यम हो जाएगा, परंतु बोलने वाला क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष होगा। शिक्षक जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इस समय उत्तम कौन हुआ, मैं हुआ। अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लोग केवल क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो शिक्षक क्या होगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से लेखक क्या हो जाएंगे, तो लेखक हमेशा उत्तम पुरुष में ही आते हैं। देखिए सीधा सा प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि बोल रहा है कि सुन रहा है, किसका इस समय अधिक चल रहा है। क्योंकि शिक्षक बोलेंगे छात्र सुनेंगे, वक्ता बोलेंगे श्रोता सुनेंगे, लेखक लिखेंगे पाठक पढ़ेंगे, है ना। तो इसके अंतर्गत वक्ता, शिक्षक और कौन आते हैं, लेखक आते हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम बात करेंगे चिन्हों की, तो इसमें और क्या क्या आता है जिसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, मैं
मुझे, मुझको, मुझसे, मुझसे, है ना। यह चिन्ह आने पर क्या हो जाएगा, हमेशा आपका उत्तम पुरुष होगा। और क्या हो जाएगा, हम, हमारा, हमको, हमसे, ठीक है। अगर आ जाए मैं, मुझको, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमको, हमसे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका हमेशा उत्तम पुरुष हो जाएगा, है ना। मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ उत्तम हो जाएगा। मुझे मेरा मोबाइल फोन लाकर दे दो, मुझे मेरा मोबाइल फोन ला करके दे दो, यहाँ पर मुझे शब्द है इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। मुझको, मुझको क्या आप नहीं जानते हो, तो मुझको शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। मुझसे आप बात करते हो, अर्थात मुझसे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। हम है ना, हम आपके लिए है ना, जैसे हम कहते हैं क्लास में आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं, हम है ना, तो हम क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, है ना। यह हमारा है, नहीं हम लोग कहते हैं कि हमारा सामान दीजिए, हमारा सामान हमको दे दीजिए, तो हमारा हो गया। हमको हमारी पेन वापस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको। हमसे बहुत बात मत कीजिए, अर्थात हमसे का मतलब मैंने किसको कहा, मुझको कहा, खुद के लिए कहा, अपने आप को उत्तम रख करके कहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगर इसके मुख्य चिन्ह की बात करेंगे तो उत्तम पुरुष का होता है मैं, और दूसरा क्या होता है, हम होता है। तो मैं और हम होने पर हमेशा क्या होता है, उत्तम पुरुष हो जाता है। अब मैं से आप लोग बना सकते हैं कि मैं से मुझे, मुझको, मुझसे, है ना। हमसे बना सकते हैं हमारा, हमको, हमसे। दो चिन्ह आपको इसका याद रखना होगा, एक मैं और दूसरा क्या रखना है, हम। मैं और हम होने पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। और दूसरी बात ध्यान में रखना है, वक्ता, शिक्षक, लेखक, ये तीनों होने पर भी क्या होता है, हमेशा उत्तम पुरुष हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। आइए ध्यान देंगे कि मध्यम पुरुष में कौन कौन लोग आते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में कौन कौन लोग आते हैं। शिक्षक बोलेंगे तो कौन पढ़ेगा, पाठक पढ़ेंगे, शिक्षार्थी पढ़ेंगे, है ना। जैसे वक्ता है तो क्या होना चाहिए, श्रोता हो जाएगा। श्रोता क्या है, मध्यम पुरुष है। इसी तरह से अगर शिक्षक हैं तो शिक्षार्थी हो जाएंगे, जो शिक्षार्थी को पढ़ाते हैं शिक्षक। और अगर लेखक है तो क्या हो जाएंगे, पाठक हो जाएंगे। तो श्रोता, शिक्षार्थी और पाठक, ये तीन शब्द होने पर हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। यह होने पर हमेशा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और मध्यम पुरुष का अगर हम लोग और अन्य चिन्ह देखें कि इसमें और कौन से चिन्ह हो जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब मध्यम पुरुष ना समझ में आए तो सामने वाले झगड़ा कर लीजिए। अभी आपका तू, तुझको, तुमको, तुमसे, अभी देखिए सारे शब्द निकल जाएंगे किसके, मध्यम पुरुष के। जितने भी मध्यम पुरुष के सरनाम है वो सारे अपने आप निकल जाएंगे। सामने वाले को मान लीजिए कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इससे झगड़ा कर रहा हूँ, झगड़ा करिए, अभी आप शुरू हो जाएंगे। तू, तुमसे, तुमको, तुमको, है ना, तुमसे करना शुरू कर देंगे, अभी आपका निकल जाएगा क्या, मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिएगा। इसके अंतर्गत तीन लोग आते हैं, श्रोता आते हैं, शिक्षार्थी आते हैं, और कौन आता है, पाठक आते हैं। और इसके चिन्ह की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तू, तुम, तुमको, तुझसे, है ना, तुझसे। और क्या हो जाएगा, तुझको, तुझको। अब ये देखिए, तू, तुम, तुमको, तुमसे, तुझसे, तूने, तुम्हें, है ना, तूने, तुम्हें, तुम्हारे, यह सारे चिन्ह होने पर क्या हो जाएगा, आपका मध्यम पुरुष हो जाता है। ऐसे में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक बात और करूंगा यहाँ पर, जैसे आपका, आपका शब्द कहेंगे, अगर आप कह देंगे तो आप कहने पर निज का बोध होता है, परंतु आपका कह देने पर सामने वाले का बोध होता है। सामने वाले का बोध होगा तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, है ना। जैसे तुम बड़े ज्ञानी हो, अब तुम बड़े ज्ञानी हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम चिन्ह आ गया, तुम चिन्ह आने पर क्या हो जाएगा, आपका मध्यम पुरुष। तुम बहुत ज्ञानी हमने कह दिया तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमने सामने वाले को संबोधित कर दिया।
जब हम अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को संबोधित करते हैं या कुछ उसको कहते हैं तो हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। ठीक है। और जब हम अपने लिए कोई बात करते हैं तो उत्तम पुरुष होता है। जब हम किसी तीसरे की बात करेंगे तो वहां पर हो जाएगा अन्य पुरुष होगा। इसको आप लोग एकदम याद करेंगे। देखिए आगे आइए हम लोग अन्य पुरुष की बात करते हैं। आशा कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। मध्यम पुरुष में श्रोता होंगे, शिक्षार्थी होंगे, पाठक होंगे। अगर हम लोग सर्वनाम चिन्हों की बात करेंगे तो हो जाएंगे तुम, तुमसे, है ना, तुमको, तुझसे, तुझको, तूने, तुम्हें, तुम्हारे, आपका। ये सब होने पर हमेशा क्या होता है, मध्यम पुरुष हो जाता है। आइए हम लोग तीसरे पुरुष की बात करेंगे। तीसरे पुरुष का मतलब जो यहाँ पर मौजूद ना हो, जो यहाँ पर क्या हो, मौजूद ना हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। तो तीसरा आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में कौन कौन आते हैं, तो श्रोता, वक्ता को छोड़ करके, वक्ता और श्रोता को छोड़ करके जितने भी अन्य आते हैं, तीसरे आते हैं, तो हमेशा वह क्या होते हैं, हमेशा वह जो है अन्य पुरुष होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वक्ता श्रोता, वक्ता श्रोता, पाठक, शिक्षार्थी आदि को छोड़कर जब तीसरी ओर संकेत होता है, जब किसी तीसरी वस्तु या व्यक्ति की, जब किसी तीसरी वस्तु या तीसरे व्यक्ति की बातें होती हैं तो वहां अन्य पुरुष होता है। तो वहां क्या हो जाता है, अन्य पुरुष होता है। जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, अन्य की बात करते हैं, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे इसके अगर हम चिन्ह की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी चिन्ह आती है, तो हम लोग कहेंगे उन, उनको, उनसे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है। उन्हें, उन्हें, यह बात कहने पर हमेशा क्या होता है, यह कहने पर हमेशा अन्य पुरुष हो जाता है। इसके साथ में हम लोग कह सकते हैं, वह भी कह सकते हैं, वे भी कह सकते हैं। इसका भी प्रयोग इसमें अन्य पुरुष में किया जाता है। तो इस प्रकार से अन्य पुरुष में वक्ता होंगे, श्रोता होंगे, पाठक, शिक्षार्थी, इन सबको छोड़ करके बाकी जितने भी अन्य की बात की जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगा, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको अच्छे से। आइए अब हम लोग दूसरे सर्वनाम की बात करते हैं। यह आपका पूरा था क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए, एक बार कमेंट कीजिए, हाँ सर समझ में आ रहा है। हम आपका कमेंट जरूर देखेंगे। आज हम आप लोगों का कमेंट जरूर देखेंगे। एक बार आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सर्वनाम होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। आइए दूसरे की तरफ बात करेंगे हम लोग। दूसरा सर्वनाम क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं, निज का मतलब क्या होता है। निज, स्वयं, अपने लिए, खुद के लिए, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा जहां पर कर्ता अपने लिए बात करता हो, अपनत्व की भावना प्रकट करता हो, वहां पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आइए नोट करते हैं इसको। जहां कर्ता स्वयं के लिए या खुद के लिए या अपनत्व का रूप प्रकट करता हो या अपनत्व की बातें प्रकट करता हो, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक
सर्वनाम होता है। वहां पर क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है। और इसमें जब भी इसका चिन्ह आता है तो चिन्ह में बहुत सरल सा चिन्ह आता है आप क्या आता है, या फिर क्या आता है, खुद आता है, या फिर क्या आ जाता है, स्वयं आ जाता है। जैसे बारंबार पूछा गया है, स्टार लगा करके रखिए आप लोग इसको, आप भला तो जग भला। यूपीटीटी में ही पूछा गया इसको, आप भला तो जग भला, जग भला। यहाँ आप का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आप का प्रयोग यहाँ पर स्वयं के लिए है। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपना कार्य आप ही कर लूंगा। आप ही का मतलब क्या होगा, खुद, या तो आप ही कर लूंगा या तो खुद कर लूंगा। आप ही कर लूंगा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, निज का प्रयोग हुआ है, अपना का प्रयोग हुआ है, अपने लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए और भी चिन्हों को देखते हैं, इसमें और क्या चिन्ह आ सकते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। और इसमें देखिए कौन कौन से चिन्ह हो सकते हैं जिससे हम प्रकट कर सकते हैं कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम ही होगा, और इसको हम लोग भलीभांति तरीके से प्रकट कर सकते हैं। जैसे आप हो गया, अपने आप हो गया, या इसके साथ में स्वयं आ गया, या फिर क्या आ गया, खुद आ गया, या इसके साथ में हम लोग स्वतः कह सकते हैं, या इसके साथ में क्या कह सकते हैं, निज कह सकते हैं। ये सारे शब्द आने पर, ये सभी सर्वनाम के शब्द आने पर हमेशा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इन सभी शब्दों के प्रयोग होने पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या आने पर, आप आने पर, अपने आप आने पर, स्वयं आने पर, खुद आने पर, स्वतः, निज, जिस भी वाक्य में इसका प्रयोग हो जाए वहां पर हमेशा क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए हम लोग आगे की बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह तीसरा आपका होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आप नाम से ही विदित होंगे कि निश्चयवाचक का मतलब होता है कि जो चीज एकदम क्या हो, निश्चित हो, जो चीज क्या हो, निश्चित हो। अब निश्चित में भी दो प्रकार के निश्चित होते हैं। कुछ वस्तुएं हमारे काफी निकट होती हैं और कुछ वस्तुएं हमसे क्या होती हैं, दूर होती हैं, परंतु निश्चित होता है। ये जब कोई वस्तु एक वचन में हो और हमारे नजदीक हो तो उसके लिए हम लोग यह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक बिल्ली है, तो यह एक बिल्ली हमको बता रही कि यह का मतलब ये हमारे एकदम नजदीक है, परंतु निश्चित है कि यह एक बिल्ली ही है। अगर हमने कह दिया कि ये बिल्लियां हैं, इसका मतलब है कि ये मतलब एकदम नजदीक में है परंतु बहुवचन में है। ये बिल्लियां हैं मतलब ये क्या है, बहुवचन में है। उसी तरह से कोई बिल्ली अगर हमसे दूर बैठी है, हमने कहा कि वह बिल्ली है, वह क्या है, बिल्ली है, और वह जब बिल्ली हमने कह दिया तो वह का मतलब हो गया कि वह हमसे है तो बिल्ली, ये तो निश्चित है, परंतु हमसे कहाँ पर बैठी है, दूर पर बैठी है। फिर हमने कह दिया कि वे बिल्लियां हैं, वे बिल्लियां हैं, इसका मतलब बिल्लियां बैठी हैं परंतु हमसे कहाँ बैठी हैं, दूर बैठी हैं। और बिल्ली का जो लिंग होता है, अगर इसमें हम लोग पुल्लिंग की बात करें कि बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है, तो बिटला होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिल्ली शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है और बिड़ला शब्द जो है वो पुल्लिंग का शब्द है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखें, जहां पर निश्चयवाचक का मतलब होता है जहां कर्ता के पास, इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, जहां कर्ता के पास या दूर, पास या दूर किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वहां क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो जहां कहीं पर भी किसका बोध होता है, जहां कर्ता के पास
दूर या किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित चीज का अगर बोध होता है तो वहां पर हमेशा क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे अगर हम इसके चिन्हों की बात करें कि निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह, वह, ये और किसका, वे। यह हमेशा प्रयोग होता है निश्चित नजदीक वस्तु के लिए, नजदीक वस्तु, और किसमें होगी, एक वचन में होगी। नजदीक वस्तु हो और किसमें होगी, एक वचन में होगी। वह का प्रयोग लेकिन निश्चित है। यह दूर की वस्तु, दूर की वस्तु के लिए, परंतु किसमें होगा, बहुवचन। वह है या दूर की वस्तु और एक वचन, दूर की वस्तु और किसके लिए प्रयुक्त होगा, एक वचन के लिए। यह ये शब्द जो प्रयुक्त होगा, यह नजदीक की वस्तुएं, नजदीक की वस्तु कर लीजिए, और कैसा होगा, बहुवचन में होगा। वस्तुएं हम लोग कर सकते थे, फिलहाल ठीक है। वे शब्द हो जाएगा या दूर की वस्तुएं होंगी, दूर की वस्तुएं या वस्तु, परंतु प्रयुक्त किसमें होगा, यह हमेशा प्रयुक्त हो जाएगा, बहुवचन में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो जब यह का प्रयोग हम करेंगे तो यह का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, यह का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए, परंतु वस्तु एक वचन में होनी चाहिए। वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, परंतु वस्तु एक वचन में होनी चाहिए। ये का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए, परंतु वस्तु बहुवचन में होनी चाहिए। वे का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, परंतु ध्यान रहे कि वस्तु जो है वो बहुवचन में होनी चाहिए। इस प्रकार से इन चारों चिन्ह का प्रयोग हम किसमें करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। आइए जैसे देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। और बड़ा ही अच्छा लगता है कि आप लोग कोई मेहनत से इसको पढ़ रहे हैं, तो लगता है कि हाँ पढ़ाना सफल हो रहा है। अच्छा लगता है आप लोगों के व्यूज देख करके, ठीक ठाक आप लोग जो है पढ़ रहे हैं। और इसको शेयर भी कीजिए और भी लोगों तक पहुँचे, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वयं भी कीजिए, और जो लोग देखते हैं उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए और आगे देखते हैं। इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। हाँ, एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सर सब्सक्राइब करा रहे हैं तो पैसा मिल जाएगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मुझको इसकी कोई लालच नहीं है, मुझको इसकी कोई लालच नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर देने के लिए कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी आपकी इच्छा है, आप चैनल देखिए, आप देख करके इसका लाभ लीजिए। बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है कि आप लोग ढेर सारा सब्सक्राइब करें, मुझको ढेर सारा पैसा मिल जाए, है ना। वो ऐसी लालच नहीं है। आप लोग बस खाली इसको पढ़िए ध्यान से, आप लोग पढ़ेंगे सफल हो जाएंगे। तो वैसे ही एक शिक्षक, गुरु को सबसे बड़ी खुशी तब मिल जाती है जब उसके छात्र या उनके शिष्य, उनके सहयोगी जब सफल हो जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी तभी, वास्तव बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, खुशी सबसे बड़ी खुशी मिलती है, ना कि सब्सक्राइब कर देने से मुझको बड़ी खुशी मिलती है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बार बार हमको सेंड ना करना हो, आप लोगों को बार बार जो है इंतजार ना करना हो कि कब वीडियो आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, और कोई स्वार्थ नहीं है मेरा इसके पीछे। पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक जीवन है मेरा, और शिक्षक का जीवन हमेशा एक सन्यासी का जीवन होता है जो हमेशा दूसरों को ही देने का प्रयास करता है। जितना मेरे पास होता है, मैं ही नहीं, अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी शिक्षक लोगों की बात कर रहा हूँ कि जितना भी इनके पास होता है यह हमेशा अपने से अधिक देने का प्रयास करते हैं। एक मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो माता पिता होते हैं, माता पिता अनपढ़ हो जाते हैं, परंतु बच्चे उनके हमेशा पढ़े लिखे होते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वह चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे और आगे चले जाएं। इसीलिए माता पिता को अगर हाई स्कूल इंटर पास है तो उनके बच्चे ग्रेजुएट जरूर होंगे। माता पिता यदि ग्रेजुएट हैं तो उनके बच्चे पीएचडी तक जरूर होंगे। यह आप लोग समाज का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। परंतु आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि माता पिता पढ़े लिखे हैं और उनकी जो संतान है वो अनपढ़ है। ऐसा उदाहरण आपने नहीं देखा होगा।
उसी प्रकार से एक शिक्षक होते हैं। आपने देखा होगा कि इंटर तक पढ़ा हुआ शिक्षक, जो इंटर तक केवल पढ़े हैं, मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, जो हम लोगों के बचपन की बातें हैं, जो इंटर तक के शिक्षक हैं, उन्होंने जब भी आपको पढ़ाया होगा, उनको उतना ही ज्ञान था जितना उनके पास वो पढ़े लिखे थे, उतना ज्ञान था। लेकिन वे उतने ज्ञान के साथ साथ जब किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बैठते थे, उनको उससे जब थोड़ा सा अधिक प्राप्त हो जाता था तो सबसे पहले जानते हैं किसको देते थे? अपने शिक्षार्थियों को देते हैं, अपने विद्यार्थियों को देते हैं। इसलिए देते हैं कि मेरा विद्यार्थी मुझसे कहीं आगे चला जाए, मेरा शिष्य कहीं मुझसे आगे चला जाए, और जब वह ऊंचाइयों को छुए तो मैं नीचे से बैठ करके देखूं कि मेरा शिष्य आज कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, मेरा शिक्षार्थी आज कितना ऊंचाई तक पहुंच गया है, मेरे सहयोगी आज कितना ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी खुशी होती है इसमें। शिक्षक कभी स्वार्थी नहीं होते, माता पिता कभी स्वार्थी नहीं होते। ये 3 ऐसे हैं जीवन के पद जो कभी स्वार्थी नहीं होते। बाकी आप किसी भी पद के पास चले जाइए, सब पद में कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन ये 3 पद कभी स्वार्थी नहीं होते। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि पैसे से कभी शिक्षक के जीवन को तौला नहीं जा सकता। एक आप लोगों ने इंग्लिश की कविता में पढ़ा होगा, सिंपैथी। मैंने आपको बताया भी था कि सिंपैथी जो होती है, सिंपैथी में हाई स्कूल या 9th की परीक्षा में उसमें होगा, था उसमें हाई स्कूल में, और आप लोग भी पढ़े होंगे उसमें। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी से मुझको इस चीज़ को याद है कि उसमें लेखक जो है एक बार, एक जो कवि हैं वो कवि जाते हैं एक बार यह परीक्षा लेने के लिए, देखने के लिए कि समाज में मैं क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं एक बार बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, निहायत अमीर व्यक्ति था, और उसने मेरे ऊपर दया दिखाई, और दया दिखा करके मुझको कुछ पैसे दे दिए। 1000, 2000, 500 जो भी मेरी आवश्यकता थी उसने मेरे पैसे मुझको दे दिए। कवि कहता है कि मैं दोबारा फिर बीमार हो गया। इस बार चूंकि मैं उससे पैसा ले चुका था, मैं उससे मांगने नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझको शर्म आती थी कि दोबारा कैसे मांग लूं। अतः मैं दूसरे व्यक्ति के पास गया, और दूसरा व्यक्ति जो था वो बहुत ही गरीब व्यक्ति था। इतना गरीब व्यक्ति था, निहायत गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे इतने कि वो मुझको दे सकता दवा करने के लिए। इसलिए उसने क्या किया कि मुझको अपने पास ले गया। मुझको शाम को जो भी उसके पास भोजन बना हुआ था रूखा सूखा, उसने मुझको भोजन करा दिया। मेरे सिर पर उसने पट्टी बांध दिया, दिन रात मेरी खूब सेवा किया, और कवि कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जब कवि कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो मैंने सोचा कि जिनका मैं लिया हूं उनको वापस कर दूं। तो कवि ने कहा कि जब मैं अमीर व्यक्ति के पास पैसा लेकर गया तो मैंने तो उसका पैसा तो मैंने वापस कर दिया, लेकिन उस समय मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने अमीर व्यक्ति का पैसा तो वापस कर दिया, लेकिन उस गरीब व्यक्ति का पैसा कैसे लौटाऊं जिसने मेरी दिन रात सेवा किया, जिसने मुझको रोटी खिलाया। तब लिखना पड़ा कवि को कि गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर इज हेवनली सिंपैथी। धन बहुत महान होता है, फिर सुनिएगा, गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर इज हेवनली सिंपैथी। धन बहुत महान होता है, परंतु उससे भी ज्यादा महान सहानुभूति होती है। इस सहानुभूति को कभी कोई वापस नहीं कर सकता। आप हमको पैसा दे करके, या मैं ही नहीं, अपने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी शिक्षक के लिए कह रहा हूँ, आप पैसा दे करके सिर्फ मुझको बुला सकते हैं, परंतु मेरे अंदर की जो ज्ञान की वेदना है, या हमारे शिक्षक लोगों के जो अंदर की ज्ञान की वेदना है, ये पैसे से कभी नहीं निकलती, या जब भी निकलती है या आंतरिक वेदना से निकलती है। और एक शिक्षक, माता पिता हमेशा अपने से अधिक देने का प्रयास करते हैं। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग आगे चर्चा करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां पर कुछ क्या हो, निश्चित हो। तो आइए हम लोग इसके चिन्हों की बात करेंगे। निश्चयवाचक में कौन कौन से चिन्ह आएंगे? तो निश्चयवाचक में जब कोई वस्तु निश्चित हो, है ना, नजदीक हो, तो यह, वह, ये, वे, ये आते हैं। जैसे यह एक लड़का है, यह एक क्या है? लड़का है। अब यह से यह प्रदर्शित हो गया कि यह का मतलब ये तो निश्चित है, नजदीक है हमारे, परंतु कह रहा है कि एक लड़का है। यह एक लड़का है, यह संकेत कर रहा है उस लड़के की ओर। इससे यह निर्धारित हो गया कि यह एक लड़का ही है, अतः यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह एक चिड़िया है, वह एक क्या है? चिड़िया है। तो वह एक चिड़िया है, इससे पता चल गया कि चिड़िया अकेली है, इसी, लेकिन हमसे क्या है? दूर है, लेकिन निश्चित है कि वह क्या है? चिड़िया ही है। जैसे ये बच्चे हैं, ये क्या कह रही है हमने कि ये बच्चे हैं,
ये बच्चे हैं। अब ये का मतलब हो गया कि बच्चे हैं, बच्चे का मतलब बहुवचन है, परंतु हमारे क्या है, नजदीक हैं। वे बच्चे हैं, हमने क्या कहा कि वे बच्चे हैं। अब वे बच्चे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वे बच्चे ही हैं, परंतु हमसे क्या है, दूर हैं। अब यहाँ पर दूर होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका था निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए आगे हम लोग बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको नोट करें आप लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये आपका होगा, हमको लग रहा है चौथा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पर कोई भी चीज क्या हो, वस्तु या कर्ता की स्पष्ट पहचान ना हो, इसको हम कह सकते हैं कि जहां कर्ता या वस्तु की स्पष्ट पहचान ना हो, स्पष्ट पहचान ना हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, तो जहां कर्ता या वस्तु की स्पष्ट पहचान ना हो, वहां हमेशा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उससे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर चिन्ह कौन कौन सा होता है, तो चिन्ह यहाँ पर हो जाता है कोई, और क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, कोई शब्द का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, सजीव प्राणियों के लिए होता है, सजीव के लिए होता है, और कुछ का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, निर्जीव के लिए होता है। ठीक है ना, सजीव का प्रयोग, कोई का प्रयोग क्या होगा, सजीव के लिए, और कुछ का प्रयोग क्या होता है, निर्जीव के लिए। एक शब्द और आएगा किसी, कोई के साथ एक और आ जाता है किसी। कोई या किसी आने पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित, लेकिन दोनों ही प्रयुक्त किसके लिए होंगे, सजीव के लिए। और कुछ का प्रयोग किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए। इसके दो प्रमुख चिन्ह होते हैं, कोई और कुछ, और कभी कभी किसी भी पूछ लेता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सजीव के लिए हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि बाहर कोई आया है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, अगर हम कहें कि बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, तो आप यही कहेंगे कोई आया है, इसका मतलब क्या है कि सजीव है। कोई क्या है, सजीव है, और सजीव प्राणी ही हमारे पास आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक तो अनिश्चित है, कोई आया है, ये हमको पता नहीं है कि कौन आया है, लेकिन यहाँ तो निश्चित है कोई जरूर आया है। और जो आया है, आना जाना चलना फिरना, ये सब सजीवों के गुण होते हैं, तो यहाँ पर कोई सबसे क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए दूसरे उदाहरण की तरफ हम लोग बात करेंगे। कुछ शब्द का प्रयोग कर देंगे कि किसी से कुछ मत लो, है ना, हम लोग क्या कहेंगे, किसी से कुछ मत लो, कुछ क्या करो, मत लो। अब आप कहेंगे यहाँ किसी भी आए, लेकिन इसका फल कहाँ है, इसका फल कहाँ पड़ रहा है, किसी से कुछ मत लो, तो कहाँ पर आ गया, कुछ पर आ गया। तो कुछ शब्द क्या हो जाएगा, या एक तो निर्जीव है, और दूसरी बात क्या है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो किसी आने पर, कुछ आने पर, कोई आने पर हमेशा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब लोग नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ। आइए हम लोग पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आइए देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जो दो शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, दो रिश्तों से संबंध जोड़ते हैं, दो बंधनों से संबंध जोड़ते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, जहां ऐसे शब्द
जो दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ते हों, लेकिन ध्यान रहे कि वे सर्वनाम होने चाहिए। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर इसको, तो ध्यान रखिएगा इसमें चिन्ह कौन सा होगा? चिन्ह जो हो जाएगा और क्या होता है? सो। जो और सो, जो और सो आने पर हमेशा क्या होता है? संबंधवाचक। ध्यान थोड़ा सा भटक गया। कहा, के, की, रा, रे, री, ठीक है, इत्यादि। का, के, की, रा, रे, री इत्यादि शब्द आने पर क्या हो जाता है? वहां पर संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है। और जो और सो भी आता है, परंतु जो के साथ क्या आएगा? जो, ध्यान रखेंगे, जो, जैसा, ठीक है। जो के साथ क्या आएगा? जैसे जैसा आ गया, जिसे आ गया, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। और कौन से चिन्ह आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सो या वैसा, ठीक है। मुख्य चिन्ह अगर बात करेंगे तो का, के, की, रा, रे, री आता है। इसके साथ में जो शब्द भी, जैसा शब्द भी, जिसे शब्द भी, सो, वैसा, ये शब्द भी आने पर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। जैसा, वैसा, जिसको, जैसा, ये शब्द आने पर हमेशा क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें यह आपका घर है, जैसे हम क्या कहें? यह आपका घर है। आपका क्या है? घर है। आपका, यहाँ आप किससे संबंधित हो गए? घर से। और संबंध कौन जोड़ दिया? का ने जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आइए हम लोग छठवें सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए, आशा है कि आप लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आइए हम लोग अंतिम सर्वनाम की बात करते हैं। एक सर्वनाम की बात अगर हम करेंगे जो चर्चा में है इस समय, और चर्चा में आया हुआ है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो देखिएगा, छठवां सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ पर होते हैं? जहां ऐसे सर्वनाम जिससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न उत्पन्न होता हो। ठीक है। ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। प्रश्न करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके चिन्ह में क्या क्या आता है? तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किससे, किसको इत्यादि। किससे, किसको, कब से, हाउ लॉन्ग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कब से, ये शब्द आएंगे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें हम लोग उदाहरण के तौर पर, आपको कौन बुला रहा है? आपको कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? दो कंडीशन बनते हैं यहाँ पर। एक कंडीशन प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है और एक कंडीशन प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है। जैसे क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको भूख लगी है? एक प्रश्न यहाँ पर भी उठ गया, क्या आपको भूख लगी है?
तो क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आ गया और शुरुआत में आने पर भी इसने क्या बना दिया, प्रश्नवाचक बना दिया। इस प्रकार से ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम हुए। एक और सर्वनाम चलता है जिसको डॉक्टर दिमसिस ने दिया है और अभी वो नए में आया है, इसमें वो जुड़ा नहीं है इसको, तो आइए उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन मुख्य आज भी अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कितने भेद होते हैं तो आप लोग 6 भेद की ही बात करेंगे। 7वां भेद अभी लागू नहीं किया गया, कहने का मतलब व्याकरण से जुड़ा नहीं है। आइए हम लोग 7वें सर्वनाम की बात करेंगे, परंतु यह ध्यान है कि भेद में हम लोग 6 को ही बताएंगे, 7 सर्वनाम भेद में नहीं बताएंगे। लेकिन यदि प्रश्न पूछ ले कि क्या कौन सा सर्वनाम है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि संयुक्त सर्वनाम भी होता है। एक सर्वनाम कौन सा होता है, संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम। और संयुक्त सर्वनाम की चर्चा किसने किया है तो ध्यान रखेंगे, इसको दिए ये रूस के रहने वाले थे और रूस के रहने वाले थे, उनका नाम क्या था, डॉक्टर दिमसिस, डॉक्टर दिमसिस। किसने दिया है तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर दिमसिस ने इसको दिया है। और ये कौन थे तो रूस के व्याकरण थे। ये कौन थे, रूस के व्याकरण थे। व्याकरण किसे कहते हैं, जो ज्ञाता हो, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। तो ये रूस के व्याकरण थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संयुक्त सर्वनाम, जब 2 सर्वनाम एक साथ आते हैं, जब 2 सर्वनाम एक साथ आते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, हम संयुक्त सर्वनाम कहेंगे। जैसे कुछ कुछ, जैसे क्या, कुछ कुछ, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, कुछ कुछ होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कोई कोई, हम लोग क्या कहते हैं, कोई कोई। जब 2 सर्वनाम एक साथ आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार का सर्वनाम होता है। जैसे जो कुछ, जो कुछ, अब जो भी एक सर्वनाम है, कुछ भी है। सब कुछ, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आने पर भी हो जाएगा। फिर इसके साथ देखिए, जैसे कोई ना कोई, कोई कोई, और इसके साथ एक हो जाएगा कोई ना कोई। इस तरह से देखिए आपका हो गया कुछ कुछ, कुछ ना कुछ, कोई कोई, कोई ना कोई, जो कुछ, सब कुछ इत्यादि। ये सारे शब्द आने पर क्या कहलाते हैं, संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका ये सर्वनाम का क्लास आज समाप्त हुआ, सर्वनाम भी आपका समाप्त हो गया। अब अगले एक दिन हम लोग क्रिया या फिर विशेषण ऐसी किसी टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। संभवतः क्रिया को ही शुरू करेंगे। क्रिया, क्रिया के बाद संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, फिर क्रिया हो जाएगा, फिर विशेषण हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग लिंग को पढ़ेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे, फिर कारक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है समास को पढ़ेंगे, फिर संधि को पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक है, आप लोगों का दिन शुभ रहे और आप लोग बहुत अच्छे से रहें, खुशी से रहें, बड़े तरीके से पढ़ें, आगे बढ़ें, जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ आज का एक क्लास समाप्त किया जाता है। अगले दिन फिर हम लोग आप लोग फिर मिलते हैं इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।